Good morning students. Today we will discuss about dual nature of light as well as matter and de Broglie relationship. Now first of all, dual nature of light or you can say radiation. अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि इंटरफ्रेंस है, डिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है. इन प्रॉपर्टीज़ को आप जब भी एक्सप्लेन कर सकते हो जब कि आप कंसीडर करें कि लाइट हैज़ वेव नेचर, राइट. और अगर आप कुछ फिनोमिना लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आप इनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ये आपके तभी एक्सप्लेन होंगे व्हेन यू कंसीडर दैट लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है दैट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट आइंस्टीन इन 905, जिसने क्या कहा कि लाइट हैव ड्यूअल नेचर. ड्यूअल का मतलब डबल नेचर, मीन्स इट हैज़ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. ठीक है, उससे पहले हम ये कहते थे, जो प्लैंक्स है वो ये कहता था कि लाइट की जो है पार्टिकल नेचर है, मैक्सवेल ने कहा वेव नेचर है. ठीक है, तो डिफरेंट हमने मॉडल्स पढ़े जो कि डिफरेंट नेचर को एक्सप्लेन करते थे. बट आइंस्टीन इन 1905 जो है दैट गेव दिस स्टेटमेंट दैट लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर. ठीक है, उसके बाद अब डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने, डी ब्रोगली ने क्या कहा, उसने कंसेप्ट दिया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास. ठीक है, तो अब उसने मटेरियल पार्टिकल के केस में, जो आइंस्टीन है उसने लाइट के केस में कहा था, फोटॉन्स के केस में कहा था. बट अब लुइस डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने 1924 में क्या कहा कि लाइक फोटॉन्स ऑल मटेरियल पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, दे हैव आल्सो वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर. यानी कि उनकी भी कौन सी नेचर है? ड्यूअल नेचर है. ठीक है, तो लाइट की तरह अब जो मैटर है उसके भी ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. तो वेव और पार्टिकल में वैसे क्या डिफरेंस है? अब जो पार्टिकल होता है दैट ऑक्युपाइज अ पर्टिकुलर पोजीशन, वेल डिफाइंड पोजीशन इन स्पेस. यू कैन से जो पार्टिकल होता है दैट इज लोकलाइज्ड. ठीक है, और अगर आप वेव की बात करें तो वेव क्या होता है? वेव इज डोंट हैव फिक्स पोजीशन, इट स्प्रेड आउट इन स्पेस. ये स्प्रेड आउट होगी, और स्प्रेड आउट होगी तो यू कैन से कि जो वेव होती है दैट इज डीलोकलाइज्ड इन स्पेस. ठीक है, और सेकंड आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो लोकलाइज्ड है. एक किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की जो पोजीशन है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय एनी अदर पार्टिकल्स. यानी कि यू कैन से पार्टिकल्स जो हैं दैट डू नॉट इंटरफियर. और जबकि वेव है, ये एक वेव है, इसी के ऊपर दूसरी वेव भी आपकी प्रेजेंट हो सकती है. टू वेव्स कैन को एग्जिस्ट इन सेम रीजन, यानी कि यू कैन से दे कैन इंटरफियर. क्लियर है पार्टिकल और नेचर. तो अब डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं उनके भी ड्यूअल नेचर है, और उसने एक एक्सप्रेशन डेराइव किया वेवलेंथ कैलकुलेट करने का इन पार्टिकल्स के, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv. ठीक है, वेयर लैम्डा क्या है? दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप सबको पता है 6.627 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. और mv क्या है? mv इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल. mv इज मोमेंटम, वेयर m आपका क्या है? मास है इलेक्ट्रॉन का, और v जो है दैट इज वेलोसिटी. ठीक है, तो इस mv को आप, मोमेंटम को आप h से भी लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं h बाय p, वेयर p इज इक्वल टू mv. क्लियर? तो अब इस एक्सप्रेशन को आप कैसे डेराइव कर सकते हैं? इस एक्सप्रेशन को डेराइव करने के लिए आप कोई भी अब पार्टिकल कंसीडर कीजिए. आपने सपोज करो कोई फोटोन लिया, लाइट पार्टिकल ही लिया है, और जो फोटोन है उसकी एनर्जी जो है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लैंक्स फार्मूला, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. और प्लैंक्स ने क्या कहा? जो E इज इक्वल टू क्या है? h न्यू.
ठीक है, तो अगर आप वेव नेचर कंसीडर कर रहे हैं तो E इक्वल टू एच न्यू। देन आइंस्टीन ने आपका क्या कहा, आइंस्टीन ने कहा था पार्टिकल नेचर है, तो E इक्वल टू mc²। ठीक है, तो अगर फोटोन जो है उसकी आप कंसीडर करते हैं वेव नेचर है, तो उसकी एनर्जी को आप कैलकुलेट करेंगे E इक्वल टू एच न्यू बाई प्लैंक्स फार्मूला। और अगर आप कंसीडर करते हैं पार्टिकल नेचर तो उसकी एनर्जी को कंसीडर करेंगे आइंस्टीन, E इक्वल टू mc²। क्लियर, तो E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू mc²। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2, आपका क्या आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू mc²। और न्यू आपको पता है क्या होता है, c बाई लैम्डा। इस न्यू बाई लैम्डा को आप यहाँ पुट करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन क्या हो गई, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc²। एक c से एक c कैंसिल आउट, तो ये इक्वेशन आपकी हो गई एच लैम्डा इक्वल टू mc, और यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mc। क्लियर, तो अगर आपने अभी मैंने बात की थी आपकी फोटोन की, फोटोन यानी कि लाइट पार्टिकल की। लाइट पार्टिकल में हम उसको एक्सप्रेशन वेलोसिटी को जो है वो c से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट को। बट अगर हम फोटोन की बजाय कोई और पार्टिकल लें जिसकी वेलोसिटी v है, तो दिस इज रिप्लेस्ड बाय v। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m, v हो जाएगा नाउ इंस्टेड ऑफ mc। तो दिस इज डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। ठीक है, तो वेयर mv आपको मैंने बताया था क्या है, दैट इज मोमेंटम, h आपका कांस्टेंट है। तो यू कैन से कि वेवलेंथ ऑफ जो पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है इन मोशन, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो दिस इज योर डी ब्रोगली इक्वेशन, right? Then now how you can justify dual nature of radiation, कि जो रेडिएशंस है उसकी ड्यूअल नेचर है उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो आपको पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करना है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉन लेंगे दैट विल स्ट्राइक जिंक सल्फाइड प्लेट, then it produces a spot of light. This phenomena is known as scintillation. तो जब आप ये सेंटिलेशन करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ईच स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस वन स्पॉट। अब जितने इलेक्ट्रॉन आप स्ट्राइक करेंगे उतने आपको स्पॉट मिलेंगे। तो यानी कि ये क्या हो गया कि जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है दैट इज लोकलाइज्ड, दैट डू नॉट स्प्रेड आउट लाइक ए वेव। ऐसे लोकलाइज्ड है, वो वेव की तरह स्प्रेड नहीं है। तो यानी कि यू कैन से इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ particle, right? Then how you can prove the wave nature of radiation? wave nature को आप कैसे प्रूव करेंगे? आप ये रेडिएशन की भी बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की भी कर सकते हैं, क्योंकि मासिव पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है दैट बिहेव एज वेव्स। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग बात है वो बताना चाहूँगी। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने उसकी कौन सी नेचर कंसीडर की थी? पार्टिकल नेचर, और उसको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। देन उसके बाद वेव नेचर किसने कंसीडर, वेव नेचर जो है वो करी आपकी एक तो डेविसन एंड जर्मर और एक थॉमसन साइंटिस्ट ने। और वो जो थॉमसन साइंटिस्ट है वो जे थॉमसन का जो सन था जीपी थॉमसन, उसने प्रूव किया इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर। तो फादर को प्रूव करने पर, पार्टिकल नेचर प्रूव करने पर नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, और जो सन है जीपी थॉमसन और उसको प्राइज़ मिल रहा है, नोबेल प्राइज़ मिल रहा है इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर प्रूव करने का। रियली इंटरेस्टिंग।
नॉट इजंट इट। तो पहले मैं डेविसन एंड जर्मर बताती हूँ। थॉमसन में जरा सा चेंज है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या है, डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की बीम ली, कैसे ली, उन्होंने उसको जनरेट किया टंगस्टन फिलामेंट से। टंगस्टन फिलामेंट पे जब उन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया तो इलेक्ट्रॉन्स आपके निकले। उन इलेक्ट्रॉन बीम को आपने स्ट्राइक किया निकल के क्रिस्टल पे। दिस इज निकल क्रिस्टल, राइट। तो जब आप निकल क्रिस्टल पे फॉल कर रहे हैं और पैटर्न रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपकी डिफ्रैक्शन रिंग्स आई। डिफ्रैक्शन रिंग्स क्या है, कंसेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स वर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, जिसको हम डिफ्रैक्शन रिंग्स कहते हैं। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न था दैट वाज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर एक्स रेज। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम की बजाय एक्स रे लेते हैं तो हमें ऐसी ही सेम डिफ्रैक्शन रिंग्स मिलती हैं। जो चीज़ क्या प्रूव करती है, क्योंकि एक्स रेज की हमें ऑलरेडी पता थी वेव नेचर है, तो ये प्रूव करती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी वेव नेचर है, क्योंकि दोनों का जो पैटर्न है दैट इज सिमिलर। तो ये बात तो थी आपकी डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की। अब बात करते हैं थॉमसन, जिसका कि मैंने अभी आपको बताया कि जीपी थॉमसन ने वेव नेचर प्रूव की। अब वो वेव नेचर क्या प्रूव की, इस डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या वो थोड़ा सा डिफरेंस है कि इंस्टेड ऑफ निकल क्रिस्टल ही टुक थिन गोल्ड फॉइल। बाकी सब सेम है कि इलेक्ट्रॉन बीम ली उसने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास की, देन ही मेड टू फॉल दीज ऑन थिन गोल्ड फॉइल, और उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे जब वो पैटर्न रिकॉर्ड कर रहा है तो सेम डिफ्रैक्शन रिंग्स आ रही हैं, जो कि क्या प्रूव करती है, यही प्रूव करती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वेव नेचर है। क्लियर। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्टिफाई कर सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहे हैं जिंक सल्फाइड प्लेट पे तो स्पॉट आ रहा है आपका, जो कि चीज़ प्रूव करता है कि पार्टिकल नेचर है। देन आप वेव नेचर कैसे प्रूव कर सकते हैं, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से और थॉमसन एक्सपेरिमेंट से। दोनों में फोटोग्राफिक प्लेट पे आपकी डिफ्रैक्शन रिंग्स आएंगी, और डिफ्रैक्शन रिंग्स का आना जो है वो ये प्रूव करता है, क्योंकि एक्स रेज के केस में भी सिमिलर आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है। तो लाइक एक्स रेज इलेक्ट्रॉन्स आल्सो बिहेव लाइक waves, right? So this is how you can prove dual nature of electrons. Now बोहर पोस्टुलेट हमने पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम का एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड एंड इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये हमने बोहर का पोस्टुलेट पढ़ा था, mvr इज इक्वल टू nh/2π पढ़ा था, ठीक है। अब डी ब्रोगली क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है, उनकी वेव नेचर भी है। अब वेव को अगर कंप्लीटली इन फेज होना है, इन फेज का मतलब उनके आपके ट्रफ और जो क्रस्ट है वो एग्जैक्टली आपके ऐसे मिल जाते हैं, दैट इज़ इन फेज। अगर वो क्रॉस कर जाते हैं तो वो आउट ऑफ फेज होती है। तो वेव को कंप्लीटली इन फेज होने के लिए क्या होता है कि जो इसका सरकमफ्रेंस है ऑर्बिट का, दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। 2πr किसके इक्वल होगा, इक्वल टू n लैम्डा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा, वेयर आर आपको पता है क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब लैम्डा क्या है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो इसको यहाँ पुट कर दो n लैम्डा में, तो nh/mv हो गया। 2πr इज इक्वल टू nh/mv। mv को इस तरफ ले आओ, 2π को नीचे ले आओ, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो दिस इज हाउ यू कैन derive Bohr postulate of angular momentum using de Broglie equation. Now what is significance of de Broglie equation?
अब जो डी ब्रोगली इक्वेशन है इसका सिग्निफिकेंस जो है दैट इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और यू कैन से बॉडीज, ठीक है। मटेरियल पार्टिकल्स के लिए जो है इसका सिग्निफिकेंस है। अगर आप लार्ज बॉडीज़ की बात करते हैं या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो लार्ज बॉडीज़ के केस में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि लार्ज बॉडीज़ के केस में जो आप वेवलेंथ निकालेंगे वो इतनी स्मॉल होगी कि यू कैन नॉट मेज़र इट। तो एग्जाम्पल मैंने शो किया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, तो आपका फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू h/mv। मटेरियल पार्टिकल्स की निकाल रही हूँ, h इज़ आपने रख दिया 6.6 इंटू 10⁻34 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी जो है वो किससे मूव कर रहा है 10⁻6 से, तो आपकी ये जो आ गई 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर, राइट। और अब आप किसी बॉल छोटी सी बॉल, कितना होता है बॉल, कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप बॉल कंसीडर कर रहे हैं जिसका मास आपका सपोज करो अप्रॉक्स 10 kg है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर आपका मास सिर्फ आ जाएगा 10, ठीक है। और आपने लैम्डा इक्वल टू h/mv से अब आपने लैम्डा कैलकुलेट करी और वो लैम्डा आपके कितनी आ रही है 6.6 इंटू 10⁻38 मीटर। सोच के देखो -38 मीटर, तो इतनी स्मॉल है ये वेवलेंथ कि यू कैन नॉट मेज़र इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेज़र। तो लार्ज बॉडीज़ के केस में इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि एवरीडे लाइफ में हमारे कांटेक्ट में क्या आते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स आते हैं, यानी कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनको कि हम देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट तो हमारे डेली लाइफ में कोई हमें नहीं देखने को मिलते, ठीक है, देख ही नहीं सकते हम उनको, तो इसीलिए इनका हमारी डेली लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं।